तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रेडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चन। इससे पहले मैं आयनिक को कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ 2003 से लेकर के 2024 तक के। आज मैं आयनिक रेडॉक्स के डिस्कस कर रहा हूँ और आज स्टार्ट कर रहा हूँ 2019 से। तो 2019 से इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। बोला है एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है कि एक स्पीसीज में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। जैसे एक में एग्जांपल तो आ ही रहे हैं, एक स्पीसीज में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ KMnO4 है, KMnO4 KMnO4 है। अब यहाँ पे हमारा KMnO4 है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये। अब मैं इधर देख रहा हूँ तो यहाँ पे मैग्नीज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहाँ पे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब यहाँ से भी इधर इसका +7 से +6 में गया रिडक्शन है और यहाँ भी +7 से ये +4 में गया, इसका भी रिडक्शन है। तो दोनों का रिडक्शन है, इस वजह से ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। अगेन मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, यहाँ पे भी क्या मैग्नीज +7 में, +7 से ये +2 में जा रहा है, तो ये ओनली रिडक्शन है, तो ये भी डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है। फिर अगले में चलते हैं कॉपर। कॉपर यहाँ पे हमारा CuBr में क्या +1 में और इधर से ये +2 में और इस वाले में क्या 0 में। तो ये +1 से +2 में गया तो इधर क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 में गया तो क्या हो गया ये रिडक्शन। तो एक स्पीसीज में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो ये क्या हो गया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसमें देखो Na+1 में, इधर भी +1 में, Br -1 में है और ये हो गया 0 में, Cl 0 में है और इधर है -1 में। तो मैं बोलूँ कि इधर इधर इसका क्या हो रहा है 0 से -1 में गया तो रिडक्शन और यहाँ -1 से 0 में गया तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। बट ये क्या डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बिल्कुल रेडॉक्स रिएक्शन है, बट ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की कंडीशन है कि एक स्पीसीज में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो डिसप्रोपोर्शनेशन। तो इसका हो गया फर्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोल रहा है इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज a mixture of 1 mole of each बोला है of ferrous oxalate Pc2O4, ferric oxalate and FeSO4 और ferric sulfate in acidic medium, the number of moles of KMnO4 required। मतलब क्या है, KMnO4 क्या करेगा, एक बार फेरस ऑक्सीलेट के साथ रिएक्शन कराएंगे, KMnO4 भी एक बार फेरिक ऑक्सीलेट के साथ कराएंगे, एक बार KMnO4 की फेरस सल्फेट के कराएंगे, फिर KMnO4 की मैं फेरिक सल्फेट के साथ कराऊंगा रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। तो सबकी हम रिएक्शंस कराते हैं एक एक करके। तो पहली ले रहे हैं, ये फेरस ऑक्सीलेट के साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ इसकी, फेरस ऑक्सीलेट के साथ KMnO4। अब KMnO4 क्या +7 में, ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग का एजेंट का काम क्या होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस करना। और ये एसिडिक मीडियम क्वेश्चन में बोला है, तो एसिडिक मीडियम में मैंगनीज +7 से कहाँ पे जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये इसने खुद को रिड्यूस कर लिया। और यहाँ आयरन फेरस ऑक्सीलेट में ये +2 में, फेरिक ऑक्सीलेट में जो कार्बन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तब जब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, +2 से +3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। कार्बन +3 से मैक्सिमम कहाँ पे जा सकता है, +4 में जा सकता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गए। अब मैं क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या मैं दोनों के इक्विवेलेंट निकाल लूँ, दोनों के लिए इक्विवेलेंट इक्वल करूंगा। तो इसके लिए मुझे पहले एन फैक्टर चाहिए। KMnO4 का एन फैक्टर क्या हो गया, एन फैक्टर और बैलेंसी फैक्टर। यहाँ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 का हो रहा है, +7 से +2 में जा रहा है 5 का, और एक मैंगनीज है इसमें, इसके एक मोल में क्या है मैंगनीज का एक एटम है, तो 5 × 1 एन फैक्टर हो गया 5। अब मैं यहाँ बात करूंगा, हम एन फैक्टर की बात करते हैं, एक मोल स्पीसीज
तो आयरन इसमें एक मोल में एक ही एटम है, तो +2 से +3 में गया, +2 से +3 में गया, तो 1 × 1, तो इसका हो गया Ap+2 के लिए एन फैक्टर हो गया 1। अब मैं C2O4 -2 मीन्स ऑक्सीडेट आयन की बात करूंगा, तो यहाँ पे कार्बन कितने में, +3 में, +3 से कहाँ पे गया, +4 में गया, एक कार्बन की बात हो रही है, तो +3 से +4 में गया, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, बट इसमें कार्बन कितने, 2, इसलिए मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका C2O4 -2 का एन फैक्टर हो गया 2। अब यहाँ देखो, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है +2 से +3 में, और ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है +3 से +4 में, तो मैं इसका एन फैक्टर नेट लूंगा, क्योंकि इस एक मोल स्पीसीज के लिए एन फैक्टर बात हो रही है पूरे के लिए। अभी हमने ये Ap+2 का अलग निकाला है, C2O4 -2 का अलग निकाला है, तो टोटल एन फैक्टर 1 + 2 = इसका हो गया 3। फेरस ऑक्सीलेट का टोटल एन फैक्टर हो गया 3। अब मैं बस क्या करूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्सीलेट = इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कर दूंगा। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो गया मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर दोनों के, इसका मोल 1 मोल ईच बोला है 1, वैलेंसी फैक्टर आया फेरस ऑक्सीलेट का 3, और इसका मुझे मोल कैलकुलेट करना है, KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर इसका 5, तो यहाँ से मोल एक रिएक्शन के लिए आ गए 3/5। तो जो बोला था कि सबके साथ अलग अलग कराना है, तो पहले ही मैंने फेरस ऑक्सीलेट के साथ कराया, तो वहाँ पे KMnO4 के मोल मिले 3/5। अब मैं फेरिक ऑक्सीलेट के साथ करवाऊंगा। जब मैं KMnO4 की फेरिक ऑक्सीलेट के साथ कराऊंगा एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, तो KMnO4 तो एसिडिक मीडियम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, इसका एन फैक्टर सेम जो अभी ऊपर निकाला है, एन फैक्टर इसका हो गया 5। यहाँ देखो ये क्या है, फेरिक ऑक्सीलेट है, तो आयरन तो इसमें ऑलरेडी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आयरन +3 से आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो ये +3 में है, तो ये इधर भी +3 में ही रहेगा, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। हाँ, यहाँ कार्बन हमारा +3 में है, तो कार्बन +3 से कहाँ पे गया, +4 में गया, कार्बन +3 से +4 में गया, तो कितने का चेंज आ रहा है, एक का, कार्बन कितने का चेंज आया, +3 से +4 में गया एक का, बट कितने कार्बन है इसमें टोटल, इसके इस पूरे एक मोल में कार्बन के कितने एटम है, 2 × 3, 2 × 3 कितने हो गए, 6, तो इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका एन फैक्टर हो गया ऑक्सीलेट आयन का C2O4 -2 का 6 एन फैक्टर हो गया। तो बस अब मैं इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक ऑक्सीलेट = इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कर दिया, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसके लिए ये दोनों के लिए, इसका 1 इंटू मोल तो 1 बोला है ईच, एन फैक्टर आया 6 तो रख दिया, इसका मोल मुझे कैलकुलेट करना है, एन फैक्टर 5, तो यहाँ से आ गया 6/5। अब नेक्स्ट मैं कराऊंगा किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ कराऊंगा, KMnO4 की ही रिएक्शन करवाऊंगा। ये फेरस सल्फेट का से KMnO4 की कहाँ करा रहे हैं, एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम में हमारा KMnO4 कहाँ पर जाता है, +2 में, एन फैक्टर ऊपर निकाला है, इसका कितना आ जाएगा 5। FeSO4 में देखो सल्फेट तो ऑलरेडी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा नहीं, बट यहाँ आयरन +2 में, तो आयरन +2 से किस में जा सकता है, आयरन में +3 में जा सकता है, तो एन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, 1 का, तो 1, और इसके एक मोल में इसका एटम कितना है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Fe+2 का एन फैक्टर हो गया 1। अब मैं क्या करूँगा, इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट = इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कर दूंगा, ये हो गया मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, ये मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर, मोल 1 गिवन है, वैलेंसी फैक्टर 1 आया, इसका मोल मुझे कैलकुलेट करना है, वैलेंसी फैक्टर 5 है, तो ये आ गया 1/5। अब लास्ट बचा है, इसमें बोल रहा है कि वो फेरिक सल्फेट के साथ भी करा दो KMnO4 की एसिडिक मीडियम में, तो हमने ये फेरिक सल्फेट के साथ KMnO4 की करवाई एसिडिक मीडियम में, तो अब यहाँ देखो आयरन कितने में, +3 में, ये +6 में, ये KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाएगा, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी आगे। तो टोटल मोल्स ऑफ KMnO4 कितने रिक्वायर्ड होंगे, 1/5 तो ये रहे, 6/5 ये रहे, और 3/5 ये रहे, तो मैं टोटल तीनों को ऐड कर दूंगा, 3/5, 6/5, 1/5, तो 10/5, तो 2 मोल्स आ गए। तो लेंदी क्वेश्चन था, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है बट सिंपल ही है, तो यहाँ से आंसर हो गया हमारा 2। है ना, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये है हमारा टाइट्रेशन से,
बोल रहा है एन एसिड बेस टाइट्रेशन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन बाज एडेड, इसको हम ऐड कर रहे हैं टू द NaOH, मीन्स बीकर में क्या है हमारा बाज एडेड, बीकर में है हमारा NaOH और ब्यूरेट में है HCl। तो बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ अननोन स्ट्रेंथ, अननोन स्ट्रेंथ किसका होगा जो बीकर में रहेगा मीन्स NaOH का, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो द चेंज ऑफ pH ऑफ टाइट्रेशन मिक्सर इन द एक्सपेरिमेंट। देखो बोला इन एन एसिड बेस टाइट्रेशन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन एडेड, इसको हम ऐड कर रहे हैं किससे ब्यूरेट से, तो HCl हमारा ब्यूरेट में और NaOH किस में बीकर में। अब बीकर में NaOH क्या है बेस है, बेस होगा तो स्टार्ट में क्या होगी pH ज्यादा होगी, जब हमने HCl बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है तो उसमें क्या NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस है तो pH क्या होगी ज्यादा होगी, तो ये तो pH ज्यादा होगी तो ग्राफ कहाँ से होगा ऊपर से स्टार्ट, तो ये नीचे से स्टार्ट होने वाला ग्राफ ये तो गया। और जब हम इसकी कर्व देखते हैं तो जब इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो उसमें क्या स्टीप पोर्शन आता है, इसमें कहीं भी स्टीप पोर्शन नहीं है इस वाले में, तो ये भी गलत हो गया। फिर अब मैं इसकी और बात, अब ये ऊपर से स्टार्ट हो रहे हैं 2 मीन्स इनिशियली बेस, वो तो 3 रहे थे बट ये कैसे गलत हो गया कि इसमें कहीं भी स्टीप पोर्शन नहीं है। अब बचे ये 2, इनमें देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे 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 मान लो हमारा बेस है NaOH, इसमें मैं HCl ऐड करा, ये क्या न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब एक टाइम के बाद ये क्या कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया, कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज होने के बाद भी मैं बेस ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद भी बेस नहीं सॉरी HCl, हम बेस में हम HCl ऐड कर रहे हैं, तो HCl ऐड करने के बाद ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH क्या हो जाएगी, pH क्या हो जाएगी कम हो जाएगी एक टाइम के बाद, जब ये NaOH पूरा की पूरा खत्म हो जाएगा तो उसमें हम उसके बाद भी हम HCl ऐड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है pH स्ट्रॉन्ग एसिड पर डिपेंड करेगी, तो pH क्या हो जाएगी ये ऐसे कांस्टेंट हो जाएगी। ये इस वाले में क्या दिखा रहा है कि pH इंक्रीज कि बेस यहाँ पे इसने कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया उसके बाद pH इंक्रीज कर दी, तो pH इंक्रीज कहाँ से होगी एसिड तो pH को डिक्रीज करेगा, इस वजह से ये भी ऑप्शन क्या होगा गलत। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो गया ए, ऑप्शन हो गया ए, जो कि उसने बी में दे रखा था ऑप्शन से भी खेल रहा है। तो अगले पे चलते हैं, अगले 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 पर अगला बोल रहा है ये भी टाइट्रेशन जैसा ही लग रहा है, बोला 25 ml 25 ml ऑफ द गिवन HCl सॉल्यूशन है requires 30 ml 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा Na2CO3। बोला व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन required to titrate 30 ml 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। दो रिएक्शन है, एक बार बोल रहा है कि HCl की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाओ, फिर बोल रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन का NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ। कहने का मतलब ये है कि जो पहली वाली रिएक्शन में इसने क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है और इसके साथ रिएक्शन करवाया, दूसरी में क्या वॉल्यूम पूछा है, तो होगा क्या पहली वाली रिएक्शन से हम HCl की मोलरिटी निकाल करके इसमें पुट कर देंगे जिसमें हो जाएगा। तो देखो पहली वाली में क्या बोल रहा है HCl की रिएक्शन करवानी है हमको, HCl की रिएक्शन करवानी है सोडियम कार्बोनेट के साथ, ये 25 ml है मोलरिटी पता नहीं है, 30 ml है 0.1 मोलर, ये क्या बनाएगा सॉल्ट NaCl और H2CO3 बना लिया। मैंने क्या किया इक्विवेलेंट ऑफ HCl इसके इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कर दिए, इसके लिए भी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इसके लिए भी नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इसकी नॉर्मलिटी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, नॉर्मलिटी इक्वल टू N इंटू बी 25 और इसकी नॉर्मलिटी क्या होगी, नॉर्मलिटी है हमारी मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो मैंने क्या इसकी मोलरिटी हमको गिवन है 0.1 दे देगी। अब Na2CO3 क्या सॉल्ट है तो इसका एन फैक्टर क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ कैटाइन, कैटाइन और मैग्नीट्यूड ऑफ एनाइन, तो इसका 2 हो गया। अरे यार Na2CO3 क्या देगा 2Na प्लस प्लस CO3 माइनस 2, तो नेट चार्ज यहाँ पर प्लस का 2 है या माइनस का 2 है तो इसका मैग्नीट्यूड लूंगा तो एन फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया।
वॉल्यूम मैंने 30 ml रख दिया, इसको कैलकुलेट किया तो नॉर्मलिटी आई 6/25। अब ये जो नॉर्मलिटी आई है, मुझे HCl की नॉर्मलिटी मिल गई, जो सेकंड रिएक्शन में उसमें मैं डायरेक्ट रख दूंगा इसमें। तो अब मैं क्या करूँ, अब HCl की रिएक्शन बोल रहा है वो NaOH के साथ कराओ, तो नॉर्मलिटी कितनी मिली 6/25 नॉर्मल, और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, और इसकी 30 ml गिवन है, ये 0.2 मोलर गिवन है। रिएक्शन करेगा NaClH2, मैं सेम वही करूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू NaO, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कर दिया, ये इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। ये नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम HCl के लिए लगाया, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम NaOH के लिए लगा। इसकी नॉर्मलिटी कितनी है 6/25, वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ भी नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लगाऊंगा, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। मोलरिटी कितनी है 0.2, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, ये अपना एक OH रिलीज कर रहा है तो इसका एन फैक्टर हो गया 1। वॉल्यूम 30 है, इसको सॉल्व करो तो वॉल्यूम आ गया 25 ml, ये आंसर है। तो सिंपल था, करा क्या है इसने कि जो पहले रिएक्शन में इसमें वॉल्यूम गिवन है, बट मोलरिटी या नॉर्मलिटी गिवन नहीं है, तो वहां से मोलरिटी या नॉर्मलिटी तुम कैलकुलेट करो। फिर दूसरे वॉल्यूम में वॉल्यूम मतलब दूसरे रिएक्शन में क्या वॉल्यूम पूछ रहा है, तो उस वॉल्यूम को निकालने के लिए जो पहले रिएक्शन में हमारी मोलरिटी या नॉर्मलिटी कैलकुलेट करेंगे उसको उठा के यहाँ पे रख देंगे और सिंपल इक्विवेलेंट बराबर करने। अगले पे चलते हैं। बोला इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सलेट, पता होना चाहिए कि ऑक्सलेट क्या होता है, ये होता है C2O4-2 विथ परमैंगनेट, परमैंगनेट होता है MnO4-, इन एसिडिक मीडियम। बोला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल CO2 को प्रोड्यूस करने में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो मुझे सिंपल बैलेंसिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, देखो बैलेंसिंग करते हैं। बोल रहा है ये ऑक्सलेट आयन है, ये ऑक्सलेट, इसकी रिएक्शन में परमैंगनेट आयन के साथ करा रहा हूँ एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट कहाँ से जाता है +2 में जाता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और ये +3 से ऑक्सीडाइज होकर के कहाँ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मींस CO2 में गया। मैं इसको बैलेंसिंग के लिए क्या करूंगा, इसको ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में डिवाइड कर लूंगा। तो ये +3 से +4 में गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ में मैंने डिवाइड कर लिया, C2O4-2 से CO2 में गया, है ना, और ये MnO4- से Mn+2 में गया। अब मैं इसको बैलेंस करने जा रहा हूँ, पहले ये ऑक्सीडेशन वाली को बैलेंस करने। इधर कितने 2 कार्बन, तो इधर 1 था, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि 2 कार्बन इधर भी है, इधर भी है, 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 × 2 4 ऑक्सीजन है, बट इधर क्या -2 है और ये है न्यूट्रल। तो इधर -2 है तो मैं इधर भी -2 करूंगा, तो इसलिए मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इसको मत देखो, अब देखो MnO4- है, MnO4- से कहाँ पे गया Mn+2 में, इधर भी एक मैंगनीज, इधर भी एक मैंगनीज, ठीक है, बट इधर 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं H2O लगाते हैं, तो 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है तो मैंने 4 H2 लगा दी। बट अब जब मैंने इसमें 4 H2 लगाए तो इसकी वजह से ये 8 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो गए, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर 8H+ लगा देंगे। अब देखो, अब चार्ज को बैलेंस करने जा रहा हूँ, इधर +2 चार्ज है और इधर देखो प्लस का 8 और माइनस मीन्स प्लस का 7 है, तो इधर +2 है तो मुझे इधर भी +2 ही रखना है। तो +2 रखने के लिए मैंने इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो 5 माइनस का ये और 1 माइनस का 6 हो गया और प्लस का 8, तो बचा कितना प्लस का 2। तो अब इधर भी प्लस का 2 और इधर भी प्लस का 2। अब होगा क्या, जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। इधर लॉस कितना हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, और इधर गेन कितना है 5 इलेक्ट्रॉन का। तो ये क्या इक्वल होना चाहिए, जितना गेन होगा उतना ही लॉस होगा। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 10 का, और इस वाली रिएक्शन को पूरी को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी क्या हो गया 10 का। बस अब मैंने लिख दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5C2O4-2, 5 दूनी 10 10 CO2 और 5 दूनी 10 10 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पूरी रिएक्शन को, 2MnO4- और 8 दूनी 16 16H+, 5 दूनी 10 10 इलेक्ट्रॉन,
ये यहाँ पे लग गया 2Mn+2, 4 दूनी 8, 8H2। अब दोनों को, ये लेफ्ट वालों को मैं लेफ्ट साइड में एक साथ, पहले देखो नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 10 का, इधर भी 10 का 10 का, तो नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का हुआ 10 का। अब मैं इस रिएक्शन को दोनों से लिखने जा रहा हूँ, लेफ्ट वालों को लेफ्ट साइड में लिखूंगा, राइट वालों को राइट साइड में लिखूंगा। तो लेफ्ट में क्या होना है, एक तो 5C2O4-2 है और इधर से आ रहा है 2MnO4-16H+, ये 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का। राइट में क्या है, इधर का रख दिया पहले मैंने 2Mn+2, फिर ये 10CO2 रख दिया और 8H2 रख दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10CO2 कितने बन रहे हैं इसमें, 10CO2 फॉर 10 मोल ऑफ CO2 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है 10 इलेक्ट्रॉन का, और वो क्वेश्चन में बोला है 1 मोल CO2 के लिए कितना होगा 10/10, तो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इसका बोल रहा है 1 मोल CO2 के लिए कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है बैलेंसिंग से क्वेश्चन है, सिंपल बैलेंसिंग से क्वेश्चन है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर डालो। देन अगले पर बोला द केमिकल नेचर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है। बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम बट नॉट इन बेसिक मीडियम। बिल्कुल ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है, बट ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। देखो कैसे, इधर हमारे पास क्या है कि ये H2O2 है, H2O2 ये यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1 है। जब इसमें मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालूंगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज होकर के ये क्या बनाता है O2, -1 से 0 में गया, ऑक्सीडाइज हो गया, +1 का चेंज आया। अब अगर इसी H2O2 पे मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -1 है, -1 से कहाँ पर जाएगा -2 में, तो ये बनाता है H2O। तो अब इस वाली रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और ये मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में काम कर लेगा। ये डिपेंड करता है कि इसके साथ लगा कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं है। जो भी मिडल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो दोनों का काम करता है, बीच वाला ऑक्सीडेशन, बीच वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। अब ऑक्सीजन की मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है इस वजह से, और ये +2 में भी चला जाता है जब OF2 वगैरह में, तो मैं ये भी आ जाएगी, तो ये -1 तो बीच वाला और बीच वाला है, तो दोनों के जैसा काम करेगा। फिर अगला है बोला 50 ml 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4 is needed to neutralize 25 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ NaOH in 50 ml of the given सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अमाउंट मीन्स मास पूछ रहा है, ये 25 ml का देकर के 50 में पूछ रहा है, ठीक है। H2C2O4 है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराई, ये बनाएगा Na2C2O4 + H2, इसका कोई मतलब नहीं। ये 50 ml के बने 0.5 मोलर ये रहे, ये 25 ml है और इसकी मोलरिटी नहीं दी तो मैं कैलकुलेट करूंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी कितनी है 0.5, वैलेंसी फैक्टर कितना, यहाँ देखो इसने 2H+ डोनेट करें तभी जो C2O4-2 बनाया है, 2H+ डोनेट करें तो इसका फैक्टर हो गया 2। वॉल्यूम कितना है 50 ml, या इसका नॉर्मल टी,
इसका मैं लिख देता हूँ मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर NaOH का। देखो NaOH एक OH माइनस आयन रिलीज कर रहा है, इस वजह से मल्टीप्लाई में 1 भी कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोलरिटी मल्टीप्लाई 1, मोलरिटी मल्टीप्लाई 1, और ये वॉल्यूम हो गया हमारा 25। तो मोलरिटी यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको कैलकुलेट, तो आई 2 मोलर। और मोलरिटी क्या होती है? मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या रखूंगा मैं? टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास? ये 50 है और ये 25 है, तो मैंने टोटल वॉल्यूम चढ़ा दिया ये 25 प्लस 50। तो यहाँ से ये हो गया 75, 75 मल्टीप्लाई 2, तो मोल आ गया हमारे पास 150 मिली मोल आ गए। मिली मोल अमाउंट बोला है, अमाउंट मीन्स मास। तो मोल क्या होता है? मास बाई मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट NaOH का 40 है, मैंने इसको 40 से मल्टीप्लाई किया, तो मास आया हमारे पास 6 ग्राम मास आया। और ये कितने वॉल्यूम में आया है? 75 में आया है। मास ऑफ NaOH इन 75 ml में कितना आया है? 6 ग्राम। वट वो हमसे बोला है कि मुझे तुम NaOH बताओ 50 ml में, 50 ml सॉल्यूशन में बताओ। तो 50 ml में 75 में 6 है, तो 1 में कितना होगा? 6/75। तो 50 में कितना होगा? 6/75 मल्टीप्लाई 40। तो यहाँ से आ जाएगा 4 ग्राम। सिंपल यूनिटरी मेथड से है, टाइट्रेशन लगा के यूनिटरी मेथड लगा देना है। फिर अगले पर चलते हैं। बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है। NO, N2, NO2, N2O3। देखो NO में इसको क्या मान लोगे? इसका x मान लिया। एक नाइट्रोजन का मतलब ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया प्लस का 2। ऐसे ही N2 में क्या करोगे? N2 में मैंने नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, तो 2 है तो मल्टीप्लाई कर दिया 2x, एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू क्या होगा? 2/2 इक्वल टू प्लस का 1। NO2 में भी सेम यही करना है, इसको मैंने x मान लिया। दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2, और नेट चार्ज क्या है? 0, तो 0 रख दिया, तो x इक्वल टू कितना हो गया? प्लस का 4। ऐसे ही N2O3 है, नाइट्रोजन का कैलकुलेट करना है, एक का दो नाइट्रोजन है, तो 2x प्लस 3, एक ऑक्सीजन का -2, इस पर नेट चार्ज क्या है? इस पर नेट चार्ज 0, तो रख दिया 0, तो 2x इक्वल टू, ये उधर ले जा रहा हूँ तो प्लस का 6, x इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो ये है सिंपल। बस अब इनको सजा दो ऑर्डर में सजाने पे ये ऑर्डर बना फोर्थ वाला। सिंपल, एकदम ही इजी आया था ये तो। बस इस वीडियो में 2019 तक की, अगली में 20 वाले करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री।